तो मेरे साथ इस समय जो मौजूद हैं मीना जाधव जी, साथ में है योगिता बाकर जी और वसंत प्रभु जो कि उस समय फोटोग्राफर थे जिन्होंने कई तस्वीरें ली, जिसमें ये ताज होटल भी शामिल है जिसकी तस्वीर ली गई। इससे पहले जो सत्र चल रहा था उसमें हमने जाना कि किस तरह के हीरोज थे, किस तरह के वीर थे। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो जानते थे उन्हें क्या करना है, एनएसजी के जो कमांडोज थे उन्हें लीड करने वाले जानते थे क्या करना है, पुलिस को पता था क्या करना है, किस तरह से करना है। लेकिन इसी मुंबई में कई वो मासूम लोग भी थे जो ये नहीं जानते थे कि ऐसे हादसे भी होते हैं और ऐसे हालात में क्या करना है। कुछ सौभाग्यशाली रहे जो बच गए, कुछ लोगों का दुर्भाग्य था जो जिनका इस पूरी घटना के दौरान जिनका कह सकते हैं बलिदान हुआ या जो वीर गति को ही चले गए। देश के लिए पुलिस वालों ने जो कुछ भी किया उनको पता था, लेकिन मेरे साथ जो यहाँ मौजूद हैं ये वो लोग हैं जो बिल्कुल नहीं जानते थे कि क्या हादसा हो रहा है, किस तरह की वारदात हो रही है, उनके सामने घूमने वाले आतंकवादी कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसके बावजूद वो बचे। तो आज जो हमारी लाइन है कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने वो मंजर देखा है, वो दृश्य देखा है 14 साल पहले, जिसे वो सच में ना आज तक भूले हैं और ना उसके जिम्मेदार लोगों को कभी माफ कर पाएंगे। जो हमारे साथ हैं मीना जी, योगिता जी, ये दोनों कामा अस्पताल में थी जहां पर आतंकवादी घुसे थे, जिनमें से एक कसाब था। इन्होंने सामने देखा, साक्षी हैं उस घटना की, सामने गोली चलाते हुए इन्होंने कसाब को देखा किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे और डर कर छुपी रही। लेकिन वो डर क्या आज भी 14 साल बाद वैसा ही है या कहीं ना कहीं थोड़ी सुरक्षा की भावना अब आई है और वो एक बुरी याद बन के रह गई, ये इनसे जानेंगे। साथ ही साथ जो हमारे साथ वसंत प्रभु जी हैं जिन्होंने वो तस्वीरें ली हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराही गई, क्योंकि उस तरह की घटना की तस्वीरें लेना तुरंत बाद और उसके लिए किस तरह की उन्होंने चुनौतियां देखी या झेली वो भी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी मीना जी कि उस दिन जब कामा अस्पताल में आतंकवादी घुसे थे, क्या आपको अंदाजा था कि मुंबई में उस समय हो क्या रहा है और जो लोग अंदर आए वो कितने खतरनाक हैं? नमस्कार सर्वांना नमस्कार। मैं जिस दिन 26/11 को जिस दिन हमला हुआ उस दिन मैं कामा अस्पताल में सिस्टर इंचार्ज हूँ। पहली बात ये बोलती हूँ मैं आपको, जिस दिन हमला हुआ उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी। हमारी 8 से 8 ऐसी 12 घंटे की हमारी ड्यूटी रहती है। मैं तो हमारे जैसे हमेशा हम लोग नाइट ड्यूटी में आते हैं वैसे ही हम नाइट ड्यूटी में आए थे। हमें कुछ मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। हम जब घर से निकले तो एकदम जैसे हमेशा निकलते वैसे ही निकले थे, लेकिन जब हम नाइट ड्यूटी में आए, हमारा डिपार्टमेंट में हम जाके हम पूरा पेशेंट का जो ओवर लेने का रहता है, सब उनका ट्रीटमेंट, उनका सब जो कुछ रहता है उसमें हम व्यस्त थे पूरा काम में। जब हम लोग 9:30 बजे हमें थोड़ा सा ऐसा आवाज आई, फटाके जैसी आवाज आई थी और यही पीरियड था, यानी दीपावली रहती है जो उस दिन फटाके विटाके बजाते हैं, तो वो सब फटाके की आवाज आ रही थी। तो हमने ना वो फटाके की आवाज अलग से सुनाई दी, लेकिन हमें लगा ये कैसे फैंसी टाइप के फटाके रहेंगे, इसके लिए ऐसी आवाज आ रही है। हमें मालूम नहीं था कि आतंकवादी के उनकी जो एक फायरिंग चल रही है उसकी आवाज है। हमें कुछ भी मालूम नहीं था, हम हमारे काम में पूरे व्यस्त थे। जब पेशेंट का जो पेशेंट लाइन में जो विंडो रहते हैं ना, तो विंडो के उस साइड में कि पेशेंट बाहर खिड़की से देख रहे थे, तो उनको दिखाई दिया कि रास्ते में भाग दौड़ रहे आदमी लोग, सब ऐसा पूरा ये रह रहा है, उधर से उधर से सब जन भाग रहे। तो मुझे उन्होंने बुलाया कि सिस्टर इनको इधर सब भाग रहे। मैं बोला तो मैं भी आके देखा, मैंने देखा कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था। हमने कभी मन में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होता रहेगा, ऐसा होगा या ऐसा होने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं बोला नहीं, कुछ नहीं, ऐसा आप टेंशन मत लो, आप अपना सब करके आप सो जाओ करके। लेकिन वापस देखा हमने कि वो पूरा भाग रहे थे और मैं आपको सच बोलती हूँ, जो मैं खिड़की से देखा 2 लोगों को मैंने देखा, मुझे मालूम नहीं, अभी नाम मुझे मालूम पड़े हैं उनके, जो मालूम उनका इन्वेस्टिगेशन के बाद वो टाइम पे दोनों जन को मैंने गेट से अंदर आते हुए देखा है, अजमल और कसाब। लेकिन मुझे वो सुनने के बाद हम लोगों ने हमने लाइट ऑफ किया। लाइट ऑफ करने के बाद
फिर हम लोग बाथरूम में छुपे। उस टाइम मेरे वार्ड में पेशेंट उनके साथ सगे वाले थे। हम लोग हमारे बाथरूम में जितने को हो सका बेड के नीचे बाथरूम में यानी ऐसा पूरा ऐसा छिप रहे थे। और 2 पेशेंट ऐसे थे, एक सेमी कॉन्शियस पेशेंट थी और एक जिसका ऑपरेशन उसी दिन हुआ था। वो लोग बेड से नहीं हिल रहे थे, तो उनको वो बोले कि हमें सिस्टर ऐसा ही रहने दो, हम यहाँ ही खड़े रहे, हम यहाँ ही रहने दो, हमारा जो होगा देखेगा, बाकी को आप एक करो। बाकी को हम लोग सब जन बाथरूम में छुपे। मैं हमारा जो मेन गेट रहता है वो मेन गेट हम लोग कभी लगाते नहीं, हमारा खुला ही रहता है 24 आवर्स। तो उस दिन हम लगाने के लिए गए मेन गेट, तो मेन गेट नहीं लग रहा था। और उसके बाद मैं और मेरी साथ एक सफाई कामगार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हम लोग गए वो गेट लगाने के लिए। इतने जोर जोर से लगा रहे थे लेकिन वो नहीं लग रहा था। उस टाइम ने सामने से हमने देखा कि वो कसाब, अभी तभी मुझे मालूम नहीं था वो कसाब है, लेकिन जब उसका पिक्चर देखने में हाँ यही आदमी था, वो सामने था और ऊपर नीचे ऊपर जा रहा था। और हमारे सामने भी एक वार्ड है, उधर वार्ड में भी वो जाके आया, देखा, हम लोग सब देख रहे हो। और मैं तभी और मेरी वो मौसी थी मेरे साथ, हम लोग पानी के टाकी के पीछे से वो सब देख रहे थे। वो देखने के बाद मेरी पूरे पैर और सब एकदम ये हो गए। मैं ऐसे भागी वहां से और मेरी जान नहीं थी मेरे पैर में। अभी मैं सच में बोलती हूँ, याद आया मैं आपसे बात करते टाइम, इतनी भागी मैं कि क्या करूँ और क्या नहीं। लेकिन बाद में फिर भी मैं सेटल हो गई, मुझे बहुत कुछ ये नहीं हुआ। हम सब पेशेंट और सगे वाले हम सब बाथरूम में छुपे रहे। और बाद में एक 1.5 घंटे के बाद फिर नीचे मिलिट्री आई और जब उन्होंने खिड़की से देखा तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हुए। लेकिन इतना जोर जोर से चल रही थी आवाज कि हमें लगा कि वो पूरा सीमेंट वो सब नीचे गिरेगा और हम लोग वहाँ ही सब खत्म हो जाएंगे, हम कभी सुबह नहीं देखेंगे। इतना सिचुएशन गंदा था हमारा उस दिन, कभी भूल नहीं पाएंगे हम उस दिन को। और ये बात अभी इतनी तभी मेरे छोटे बच्चे थे, मेरे अभी बड़े हो गए, लेकिन वो मेरा लड़का अभी भी मुझे बोलता है मम्मी तू नाइट ड्यूटी को मत जा। कभी इतना उसके मन में डर बैठ गया। हो 22 साल का लड़का है मेरा, लेकिन वो बोलता है मम्मी तू नाइट क्यों लेती है, तू नाइट को मत जा। ऐसा सिचुएशन हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। आपकी बातों से मैं समझ सकती हूँ मीना जी कि क्या उस समय के हालात रहेंगे और वो घाव कितने गहरे हैं। कल 14 साल हो जाएंगे उस पूरी घटना को, और जिस तरह से आप ये पूरी घटना बता रहे हैं, आपकी आंखों से, आपकी बातों से लग रहा है मानो कल की बात है और एक एक दृश्य आपकी आंखों के सामने बिल्कुल साफ है। उस दिन आप भी वहां पर थी योगिता, आप दोनों की साथ ही ड्यूटी थी जहां तक मुझे अलग-अलग फ्लोर में? सर्जिकल वार्ड में थी 4थे माले पे और मेरे ऊपर के 5वें माले पे पीएनसी वार्ड में थी, जहां डिलीवरी के बाद पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। उसी समय जिन हालात में अभी इन्होंने बताया मीना जी ने, आपके उधर वार्ड में क्या था, उस फ्लोर पे क्या चल रहा था? क्योंकि घबराहट तो हर जगह थी जिस तरह से बता रही है मीना जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माझं नाव योगिता बागड़। 26/11 की मेरी भी नाइट ड्यूटी थी उस दिन, और हम लोग घर से निकले थे जैसे कॉमनली निकलते हैं वैसे निकले थे। 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग का रेगुलर काम चालू था, ओवर लेना सब चालू था। मैं 5th फ्लोर पे थी। 5th फ्लोर पे हमारा पीएनसी वार्ड है। पीएनसी मतलब पोस्ट नेटल जो वार्ड रहता है जहाँ पे आफ्टर डिलीवरी मदर को और उनके बेबी को शिफ्ट किया जाता है। तो वार्ड वो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है। हमारा हॉस्पिटल जो वार्ड है ना वो काफ़ी बड़ा है, मतलब ये साइड में आधा, ये साइड में आधा। मेरे पास कम से कम 35 कुछ तो मदर थी, जिसमें से कुछ लोगों का सिजेरियन ऑपरेशन था, कोई जो थे नॉर्मल डिलीवरी थे, और उनके बेबीज और उनके रिलेटिव जो भी मतलब खाना वगैरह देने के लिए आते थे वो उस टाइम पे थे वार्ड में। और हम लोग का काम चालू था, तो अंदाजे 9 साढ़े 9 बजे हम लोग, मैं और एक मेरी सीनियर थी नीता मुरंजन, जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं, हम दोनों थे। और हमारे साथ में क्लास 4 में से 2 मौसी लोग थे। तो 9:30 बजे हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, तब हमको ऐसे फटाकों की आवाज़ नीचे से आ रही थी। हम लोग ने इग्नोर किया कि बोला कुछ तो चालू होगा, कुछ तो किधर तो कुछ रहेगा, मैच वगैरह उसका फटाके फोड़ते तो ऐसा कुछ रहेगा। तो लेकिन फिर भी पेशेंट लोग बोलने लगे कि नहीं, कुछ तो टाइम्स ऑफ इंडिया की गली से, मतलब इन्होंने जो स्टेशन पे रेलवे CST स्टेशन पे जो फायरिंग की थी
वहां से वो लोग भागते भागते वो टाइम्स ऑफ इंडिया की गली से हमारा जो कामा हॉस्पिटल है वो पीछे का गेट है, वो गेट के अंदर मतलब वो गेट के ऊपर से अंदर आ गए हमारे हॉस्पिटल में। तो तब तक भी हम लोग ने इग्नोर किया कि नहीं जाने दो, कुछ तो चालू रहेगा करके। लेकिन उसके 10-15 मिनट के बाद कोई तो एक हमारे हॉस्पिटल का ये है सर्वेंट है, वो नीचे से भागते 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 आ गया कि सब जन छुप जाओ अपने यहाँ पे 2 वॉचमैन को गोली लगी है करके। मतलब उन्होंने नीचे टेररिस्ट ने नीचे एक नारकर और एक बूढ़े करके दोनों को वहां पे शूट किया था, डायरेक्टली शूट, मतलब वो सामने आया उसको वहां पे उड़ा दिया उन लोगों ने, वो दोनों को वहां पे उन लोगों ने मार दिया। और वो लोग नीचे से भागते 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 ऊपर तक आ गए, पहले इनके 4th फ्लोर से फिर हमारे 5th फ्लोर पे, और 5th फ्लोर के बाद ऊपर ये है ऑडिटोरियम है, वहां पे कुछ नहीं, वार्ड नहीं है, और उनके पीछे से पुलिस आ रहे थे। तो जैसे हम लोग को टेररिस्ट क्या है वो पहले कुछ पता नहीं था, अपने किसी को भी शायद मेरे को नहीं लगता कि किसी को टेररिस्ट मतलब क्या है, उनका क्या रहता है वो पता होगा करके। तो उसके बाद हम लोग को, मेरा वार्ड इतना फैला हुआ है दोनों साइड में, इतने सारे पेशेंट को 5 मिनट में कलेक्ट करना, उनके बेबीज को कलेक्ट करना, जो सीजर का ऑपरेशन है उनको उठाना, फिर उनके सब रिलेटिव को उठाना और कहाँ पे छुपाना, ये बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए, और हम 2 ही जन थे। फिर भी हम लोग ने कैसे तो मैनेज किया, सबको चिल्ला चिल्ला के बोला कि सब जन छुप जाओ। एक साइड में एकदम छोटी सी रूम थी, इतनी छोटी सी रूम थी जहाँ पे वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोग ने बोला कि यहाँ पे छुप जाओ, सब जन उठो फटाफट उठो और वहां पे छुप जाओ। उठाया, सबको उठाया, फटाफट लाइट्स ऑफ किए, पूरा डार्क आउट कर दिया। और उसके बाद हम लोग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप समझ सकते हैं दरवाजा गेट कैसे हो सकते हैं करके, गेट हम लोग को बंद करने को भी मतलब उसके लिए लॉक नहीं था, लॉक मिल नहीं रहा था हम लोग को, क्योंकि इतना दिमाग में था उस टाइम पे लॉक किधर है, क्या रखा है, कुछ मिल नहीं रहा था। फिर भी हम लोग को एक लॉक मिला, वो लॉक जैसे हम लोग करने गए वैसे वो हमारे सामने खड़े थे, लेकिन सब लाइट्स ऑफ किए थे, तो उसकी वजह से उनकी नजर हमारे तरफ नहीं गई, लेकिन हम लोग ने उनको देखा। उसके बाद सब पेशेंट को वो रूम में हमने छुपाया, दरवाजा लगा, कड़ी लगाई हम लोग ने, और 10:30 बजे कुछ तो हम लोग वो रूम में गए। एक दूसरे के ऊपर सब हम बैठे थे, पेशेंट्स, उनके बेबी, फिर उनके रिलेटिव, हम लोग, मौसी लोग, सब एक दूसरे के ऊपर हम लोग सब बैठे थे। और उसके बाद फायरिंग चालू हुई मेरे फ्लोर पे और 6th फ्लोर के बीच में, पुलिस और टेरेस के बीच में फायरिंग चालू हो गई। तो फायरिंग का आवाज मतलब मैं कभी लाइफ में सुना नहीं है। फायरिंग कर रहे थे मेरे रूम के एग्जैक्टली बाजू में, रूम के बाहर ही फायरिंग चालू है उनकी, और ग्रेनेड डाले उन लोग ने, 4 ग्रेनेड डाले। जैसे ग्रेनेड डाले थे पूरी बिल्डिंग शेक हो रही थी। तो मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पता नहीं था कि बाहर क्या चालू है, लेकिन कुछ तो भयंकर चालू है इतना ही पता था। बेबीज रो रहे थे, सब बेबीज रो रहे थे। मैंने सब मदर को बोला कि अपनी बेबीज को कंटिन्यूअसली फीड करते रहो, ताकि बेबीज का आवाज बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आवाज बाहर जाता, वो लोग को गेट का लॉक तोड़ना कुछ मतलब उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, वो एकदम आराम से तोड़ सकते थे और अंदर आके हम सबको बंदी बना लेते शायद। तो बेबीज को कंटिन्यूअसली फीड करते रहो। उसके बाद मैंने सबके मोबाइल मेरे हाथ में लिए, सब पेशेंट के मोबाइल मेरे हाथ में लिए, सबका मोबाइल मैंने साइलेंट पे डाला और बोला, साइलेंट पे डाला, लेकिन सबको बोला कि आप अपने घर पे एक बार बात करो, क्योंकि किसी को पता नहीं कि ये हमारी लास्ट नाइट है या कल हम फिर से मतलब बचेंगे नहीं बचेंगे पता नहीं, लेकिन सब जन धीमे आवाज में अपने घर पे बात कर लो। मैंने भी मेरी मम्मी को मैं 24 ईयर्स ओल्ड थी उस टाइम पे, मैंने भी मेरी मम्मी को कॉल किया था। मम्मी को इतना ही बोला था, मला माहिती नाही मैं उद्या येईल की नाही, मतलब मैं कल आऊंगी कि नहीं घर मुझे पता नहीं। वो जोर जोर से रोने लगी। मेरे हाथ में
गणपति अथर्वशीष का एक छोटा सा बुक, अथर्वशीष पता रहेगा मोस्ट ऑफ जन को, वो मेरे हाथ में था कंटिन्यूसली, मैं पढ़ रही थी उसको, मैं फॉलो कर दी गणपति जी। लेकिन मतलब वो फायरिंग इतनी चल रही थी और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अगर फायरिंग से नहीं मरे तो वो जो ग्रेनेड डाल रहे थे उसकी वजह से बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, हम लोग उसमें मर सकते हैं करके। लेकिन भगवान की दया से कुछ तो 2:30 बजे के आसपास कमांडोज वगैरह हमारे हॉस्पिटल में आ गए और उन्होंने हम सबको मतलब जोर जोर से पुकारा कि दारूगड़ा आम्ही पोलीस आहोत वगैरह, ऐसा बोल के हमको थोड़ा उन्होंने एश्योरेंस दिया कि नहीं हम पुलिस ही करके, दूसरा कोई नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने हम लोग को बाहर निकाला। तब तक हमारी हालत ऐसी हो चुकी थी कि हम लोग सब सफोकेट हो गए थे, क्योंकि आप सोचो इतनी सी छोटी रूम में हम इतने सब लोग वहां पे बैठे, हमको वेंटिलेशन नहीं मिला। तब तक मेरी सिचुएशन ऐसे हो गई थी कि मैं ऊपर की वो खिड़की फोड़ दूं करके, ताकि हवा अंदर आ जाए करके हमारे रूम में। लेकिन भगवान की कृपा से वो लोग मतलब उन लोगों ने हम लोग को बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला उसके बाद हम लोग ने हमारे वार्ड की जो कंडीशन देखी, वो इतनी खराब कंडीशन थी। तब तक पता नहीं था कि किसको मारा है, लेकिन बाद में पता चला कि उन लोग ने पुलिस लोग को इंजर्ड किया था, कोई CST से जो रिलेटिव भागते उन देखते, लेकिन तब इतना लगता नहीं। लेकिन ये जो देखा था वो मतलब उसका मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये क्या, बहुत भयंकर था वो। और उसके बाद हमारे हॉस्पिटल के कुछ 7-8 कर्मचारी और डॉक्टर थे, वो टेरेस पे जाके छुप गए थे और उन लोग की कंडीशन ऐसे हो गई थी कि वो बिल्डिंग से कूदने वाले थे, क्योंकि उनकी ऐसी ये थी कि हम लोग मरेंगे तो खुद मरेंगे, इनके हाथों से नहीं मरेंगे करके। लेकिन मेरा उनके साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट चालू था। तो जैसे कमांडो ने मैं उनको लेके गई ऊपर और उनको ऊपर से नीचे लेके आए, ताकि वो मतलब उसकी वजह से वो लोग बच गए, नहीं तो वो सच में सुसाइड करने वाले थे। मीना जी, कितनी देर तक ये सब अस्पताल में चलता रहा? और जब आपने बाद में जब टीवी पर देखा कि कसाब कौन है, वो कितना खतरनाक आतंकवादी है, तब वो सोच के अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वो आखिरी रात हो सकती थी? क्या वही डर है कि आज आपका बेटा अभी भी मना करता है कि मत जाओ? अभी उस दिन जो हुआ था वो मेरे मन में कम हुआ है, लेकिन जब ये पेकअप जल्दी बैठ जाता है, मैं कैसे थोड़ी सेटल हो गई, अभी मुझे माहे हो गया, लेकिन वो उसी के वजह से मुझे बोलता है मम्मी तू नाइट ड्यूटी पे क्यों? हमारा अभी मैं इंचार्ज हूँ, इसके लिए मैं महीने में मेरी एक ही नाइट रहती है। पहले वो उस टाइम पे मुझे 8-8 दिन में हमारा एक नाइट रहता था, लेकिन महीने का एक नाइट में भी वो बोलता है कि मम्मी मत जाओ नाइट में। शायद उसके मन में वो अभी भी बहुत ही चलता है, इसके लिए वो नहीं बोलता है मुझे जाने के लिए। यानी कसाब को फांसी हो चुकी है, लेकिन वो जो दहशत आपके बच्चों के मन में उस रात की है वो आज तक गई नहीं है। हमारे साथ बसंत प्रभु जी भी हैं। बसंत जी, उस दिन काफी तस्वीरें अभी हम बैकग्राउंड में भी दिखा रहे थे जो आपने ली थी, अभी चल रही थी। उन तस्वीरों को लेने के लिए आपको यानी किस तरह से आपने वो तस्वीरें ली थी, क्या चुनौतियां थी, और ऐसा क्या था उन तस्वीरों में कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आपके पास आया आपका इंटरव्यू करने के लिए? हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं योगिता जी का और मीरा जी का तारीफ करता हूँ। एक नारी शक्ति से मैं सलाम करता हूँ। जब मैं इस ताज होटल में आता हूँ तो मुझे 2 आंसू मेरे आंख में आते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। 14 साल के बाद मैं ये होटल में आया हूँ। इससे टेररिस्ट अटैक के बाद मैं इस होटल में पहली बार आया हूँ। आप पिछले 14 साल पहले जब आपने तस्वीरें खींची थी, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जब अलीबाग वगैरह चला जाता हूँ तो इसकी तरफ मैं देखने के लिए थोड़ा सा डर जाता हूँ। मीना जी ने मुझे सवाल पूछा कि आपने जो यहाँ तस्वीरें खींची है उसके बारे में आपने देखी हुई होगी। तो मैं
मेरा ऑफिस है इंडियन एक्सप्रेस लोक सत्ता। मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा सीनियर मुझे बोल के गया था कि आप 10 बजे तक, जब तक डेडलाइन खत्म नहीं होती है तब तक रुको, उसके बाद निकल जाओ। तो करीब 9:30 बज गए थे और मैं मेरा पूरा काम निपटा के बैठा था कि अभी निकलना है करके। थोड़ी सी ट्रैफिक होती है मुंबई में तो थोड़ा रुकना पड़ता है, तो आप निकल जाते हैं ट्रैफिक में तरसने से। तो मैं बैठा था, उतने में क्या हुआ, किसी ने मुझे फोन किया बाहर से कि ये लियोपोल्ड होटल में कुछ 2 लोग एक दूसरे से गोली मार रहे हैं करके। क्योंकि इंफॉर्मेशन देने वाले को भी मालूम नहीं था ठीक से कि क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसी हरकतें कभी कभी मैं सुनी थी कि ये बार में फायर हुआ, वो बार में फायर हुआ। तो क्या होता है, थोड़ा सा परिस्थिति बोले तो उनका झगड़े में ये बात मारा मारी ये सब हो जाती है। तो ये लियोपोल्ड में हुआ करके मिला, तभी मुझे ऐसा ही लगा कि ये सब कुछ पीते समय इन लोगों को कुछ होगा तो क्या करूं करके सोच रहा था। और सोचते मुझे लगा कि क्यों ना एक चांस ले कि इंडियन एक्सप्रेस से नरीमन पॉइंट से कुलाबा बीच वाली गली काट दिया तो हो जाता है। तो मैं उस तरफ मुड़ गया। साथ में मेरा रिपोर्टर था आशीष करके, फ्रीलांसर था, तो उनको बोला चलो निकल जाते हैं। वो मेरे बाइक पे बैठा, नीचे आया। नीचे पूरा खाऊ गली है भरा हुआ, इंडियन एक्सप्रेस के नीचे में बाइक पे बैठ रहा था। तो ये जो मीनाता जी ने और योगिता जी ने जब बात बताई, वैसी आवाज मैंने सुन ली। तो बोला आशीष जी ये कौन सी आवाज है, कुछ अलग से सुनाई में दे रखती है। ये शादी का कुछ एटम बम या इस तरह का कुछ हो सकता है करके। और मैं बाइक पे बैठा और निकल गया। तो मैं इस ये जो हेडक्वार्टर है पुलिस का, वहां पे आ गया। तो गेटवे ऑफ इंडिया की पब्लिक और कुलाबा की पब्लिक, जो लियोपोल्ड और जो सब मार्केटिंग में जो बहुत भीड़ होती है, वहां से पब्लिक पूरे भागम भाग में, मैं उल्टा जा रहा हूँ, वो सामने से आ रहे हैं। तो मुझे बोल रहे हैं कि आप आगे मत जाइए, उधर फायरिंग हो रही है, आप उधर मत जाइए। और आखिर में मेरा गाड़ी रुका ही दिया उन लोगों ने। तो रिपोर्टर के नाते से मुझे उस स्पॉट पे कहां से तो जाना था। तो मेरे पीछे बैठा हुआ रिपोर्टर बोला साहब मैं इधर ही उतर जाता हूं और मैं लियोपोल्ड चल के जाता हूं। तो मैंने उसको बोला ठीक है आपका आइडिया। तो मैंने मेरा टर्न मार दिया और वापस में ये पुलिस हेडक्वार्टर के पास आके लेफ्ट से मैं गेटवे ऑफ इंडिया गया। गेटवे ऑफ इंडिया से एक बहुत बड़ा एक बनियान ट्री पीछे है, इस बाजू मालूम नहीं, जो बसेस खड़ी रहती है, बनियान ट्री था, उसके नीचे मैंने मेरा बाइक लगा दिया। देख रहा हूं तो पब्लिक बिल्कुल भी नहीं था। क्यों, वो लियोपोल्ड से फायर करते करते बीच वाला गली से, ये ताज का जो पीछे का गली डोर है, वहां से अंदर आने का उनकी कोशिश थी। तो मैं एकदम डरा हुआ अकेला, मेरा कैमरा निकाला, मैंने एडजस्ट किया, बोला देखेंगे क्या होता है। फिर एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि टेररिस्ट अटैक है क्या है क्या नहीं है, लेकिन पब्लिक ने जो दिमाग में डाला तो उस हिसाब से मैं समझ गया कि कोई ये बड़ी बात है तो अपने को सावध रहना चाहिए। तो मैं उधर खड़ा रहा। तो ये जो पीछे का गली थोड़ा सा अंधेरा है, तो एक टेररिस्ट मैंने हाथ में गोली जो निकला ना यहाँ से अंदर जाने के लिए, वो घुसते समय मैंने देखा टेररिस्ट था या वो बाद में टेररिस्ट था मालूम पड़ा। एक आदमी घुसा आवाज के साथ, नहीं दे रहा था, बहुत खतरनाक था उसकी वजह। लेकिन एक बार आदमी अंदर जाता है तो बाहर नहीं निकल सकता। और आप पत्रकार हो, कल टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो छप जाएगी तो आपका एडिटर आपको बोलेगा आप क्या कर रहे थे। तो आपका काम है काम देना, आप पगार लेते हो। तो उस वजह से मैंने डेयरिंग करी ली कि सोच ही लिया कि अभी इनका साथ नहीं छोड़ना है, इनके साथ में रहना है। और पुलिस ने भी मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, मैंने पुलिस को कोई तकलीफ नहीं दी।
पुलिस का काम पुलिस कर रहे थे, मेरा काम मैं ही कर रहा था। मैं उनको कुछ तकलीफ ना हो जाए इसके लिए मैं कई फोटो मुझे और भी मिलने वाले थे वो भी क्लिक नहीं किए कि उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको काम उनको करने दो करके मैं थोड़ा फोटो लेने से रुक गया। तो करते करते हम लोग जैसे ही एंट्री ले लिया अंदर तो एक बहुत बड़ा पीछे मैं उसका शामियाना या और कोई ऐसा नाम था उस रेस्टोरेंट का, उसके अंदर पुलिस घुस गई। अंदर घुस गई तो पूरा इंटीरियर का वो जो कि बौछार से ठोक दिया था सब, और डिश उनका टेबल्स कांच, डिश के अंदर खून भी देखा मैंने और गिरा हुआ ऐसा खून भी देखा। तो उससे तो टेररिस्ट आपको फर्स्ट फ्लोर से भी मार सकता है, थर्ड फ्लोर से भी मार सकता है क्योंकि पूरा ओपन है, आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पूरा देख सकते हो। तो ये हालत थी। फिर भी नांगरे पाटिल ने डेयरिंग किया और लेकिन वो पाव पे लगने के बाद कहाँ पे गया, कहाँ छुप गया या और उसने अपना डेस्टिनेशन बदला पता नहीं लगा। हम उसको उसके खोज में हम लोग 4 माला 5 माला 6 माला से हम टारगेट करने को सोचा, लेकिन वो टारगेट नहीं हुआ। करते करते ताज का जो 2 सिक्योरिटी था हमारे साथ में, उसने बोला कि भाई साहब अभी हम लोग डायरेक्ट नीचे नहीं जाते हैं, एक छोटा सा एक आदमी घूम के नीचे आएगा, ऐसा 6 माले से नीचे तक एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी से हम लोग नीचे आए तो डायरेक्ट ये स्विमिंग पूल है ना वहां पर आ गए। आवाज चालू थी, चिल्लाना चालू था, लेकिन वहां पे आने के बाद मुझे 2 फॉरेनर्स का बॉडी दिखाई पड़ा जो स्विमिंग पूल में पड़ा था, स्विमिंग पूल के बाहर पड़ा था। और वो जो गोलियां थी, गोलियां इतनी जाड़ी कुर्सी को छेद के उनके शरीर से बाहर निकली थी। इतना मैंने मेरा फोटोग्राफ में देखा है। तो वो फोटोग्राफ क्लिक करते समय थोड़ा अंधेरा था और फोटो तो निकालनी थी, फॉरेनर्स की थी। तो फोटो निकालते समय मुझे थोड़ा टाइम लग गया वहां पे। मैं पुलिस पे डिपेंड नहीं था, पुलिस मेरे पे डिपेंड नहीं थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। तो ये फोटो निकालते समय मैंने सीधे एक का नाम लिया, मैं बोला एक फ्लैश मार रहा हूँ, क्यों फ्लैश मारेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कोई तो है करके। तो मैंने सिर्फ एक फोटो निकालने के लिए एक फ्लैश मारा, और फ्लैश मारने के बाद जो पुलिस थे वो ये व्यू है, इस व्यू में ऊपर चले गए। तो वहां से फिर ताज की कोई 1-2 लोग आ गए, बोले भाई साहब आप कैसे अंदर आ गए पता नहीं, आप इतना डेयरिंग मत करो, लाशें की लाशें हम लोगों ने देखी है, मतलब जो आपने देखा वो मैंने भी देखा है। फिर उन लोगों ने मुझे बोला कि आप चलो, हम लोगों ने सब लोगों को छुपा के रखा है एक जगह पे, तो उस जगह पे आप जाओ। तो मैं उस जगह पे गया, देखा तो उस रूम में सभी तरह के लोग थे। आज हम लोग बोलते कि ये ऐसा है, ये उसका है, ये इसका है, तो वहाँ पे कुछ भी मुझे ऐसा देखा नहीं कि ये धर्म का है, वो धर्म का है, ये धर्म का, ये जो आज जो बात चल रही है वो बात नहीं थी। एक आदमी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, उसको भी हेल्प हुई है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, कोई अपना माला लेके जप रहा था। ऐसे करते करते वहाँ पे जो वार्डरोब है, वो जो जगह ये थी कि जो उनका जो स्टोर रूम रहता है ना, वो स्टोर रूम अंदर के था। स्टोर रूम से सारा सामान पकड़ के फॉरेनर्स पूरे स्टोर रूम के कपाट में छुपे हुए थे। कई लोग चप्पल का आवाज नहीं आएगा करके अपना चप्पल हाथ में लेके दौड़ रहे थे। उसके बाद में मैं वहां पे बैठ गया, उन लोगों ने बोला कि हमारी फोटो मत निकालिए, तो मैंने फोटो एक भी नहीं निकाला वहां पे, नहीं तो फोटो बहुत थी वहां पे। लेकिन मैं पब्लिक के ऊपर क्या गुजरी है और मैं क्या सोच करना चाहता हूँ, ये मुझे भी मालूम पड़ना चाहिए कि उस टाइम में अगर ना है तो ना बोलना चाहिए। तो आप मैं कब तक उस कमरे में रहे और बाहर फिर कब निकले वहां? मैं कम से कम 2.25 घंटा यहाँ पे था। और जब मैं वहां पे था तो एक कई VIPs की शादी हो रही थी यहाँ पे, और शादी के लिए वो लोग घर जा रहे थे। तो वो जो लेडी थी कुछ 85-90 के बीच में थी,
जो सीढ़ी से हम लोग नीचे आए वही सीढ़ी से उसको, उनके पास जो पुलिस के पास गन थी वो गन के साथ में वो उनको लेके नीचे उतर रही थी। तो उनको लेके जब आया तब मैं एक पुलिस वाले को रिक्वेस्ट किया, मैं इंडियन एक्सप्रेस से हूँ, तो बोला आप अंदर कैसे आए, आपको कैसे, किसने बोला? मैं बोला यहाँ पे कारपोरेट फंक्शन था, वो फंक्शन में आया तो मैं अंदर फंसा हूँ। ऐसे ही नहीं बताया कि ऐसा हुआ। ये जितनी भी तस्वीरें हैं ये उसी समय के जब अंदर हमला हो रहा था और आप साथ साथ पुलिस के आपने यहाँ पे एंट्री की। हाँ। ये उस समय की तस्वीरें हैं। सब पूरी तस्वीरें उस समय की है। आपको एक बार भी डर नहीं लगा? डर तो जरूर लगा, ठीक है, डर तो जरूर लगा, लेकिन ये काम ही ऐसा है कि उस डर के नहीं होता है। एक पत्रकार का काम एक पुलिस के बराबर होता है, एक पत्रकार का काम एक जवान के बराबर होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, लेकिन उस दिन के बाद से आप 14 साल हो गए, आप कभी यहाँ क्यों नहीं आए फिर? नहीं, अच्छा नहीं लगता है कि बोला कि जो नजारा मैंने देखा, जो आदमी का रोना देखा, बहुत कुछ देखा मैंने, तो उस वजह से मुझे लगता है कि आने के लिए थोड़ा सा मेरे को आंसू आते हैं मुझे। अभी भी मैं शुरू किया था तभी भी मुझे बुरा लगा कि मैं कैसे चालू करूं। बहुत खतरनाक देखा। फिर वो वीआईपीज को लेके आए नीचे, तो पुलिस को बोला कि मुझे जरा छोड़ो बाहर, मैं इनके साथ में आना चाहता हूँ। कभी भी मेरा पूरा बैग का झड़ती लिया, सब जेब का झड़ती लिया, पूरा झड़ती लेके पीछे बाजू बैठाया। और जो लोग जा रहे थे जीप, इसमें बैठ के जीप में, उनको भी डर था। उसने मेरे को बोला कि ये कौन बिठाया है? ये सब लोगों ने तब तक देखा था कि कसब के पीछे बैग था, तो मेरे पीछे भी वैसे ही बैग था। बोला ये कौन है, ये कौन है? फिर चिल्लाना चालू किया। वैसे होने के बाद फिर मैं ऑफिस गया। मेरी सब पिक्चर्स के लिए इंडियन एक्सप्रेस रुक रहा था, तो वीआईपी के साथ में मैं जीप कार इसमें वैन में बैठा, मुझे उतारा गया। मैं उतरने का कोशिश किया वहाँ पे, और उतरने के बाद में फिर मेरा बाइक लेने के लिए मैं इधर आया, बाइक लिया, ऑफिस गया, पूरा पिक्चर डाउनलोड किया, और उसके बाद वापस मैं गेटवे ऑफ इंडिया आया। तो पूरा सब बम्बई का ही नहीं, पूरा जो मीडिया था भरा हुआ था, उसके ऊपर भी ग्रेनेड फेंका गया, वो हमने देखा। उसके बाद में ताज को आग लगाई गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मैं और भी रुकना चाहता था इसके अंदर, लेकिन उस टाइम में मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मेरे पास और कार्ड शूट करने के लिए नहीं था। और पेपर्स का ऐसा है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद आप तीसरे दिन पिक्चर छपेंगे, तो दूसरे दिन पिक्चर छपते उनको वैल्यू होती है। तीसरे दिन मेरा पिक्चर कुछ होता नहीं था। कुछ भी कोशिश करके मैं ऑफिस गया, रिक्वेस्ट किया, ऑफिस गया, पिक्चर छपा। और दूसरे दिन मैं जब घर गया तो इतना मुझे शरीर का पेनिंग हुआ था। मैंने कभी लश्कर में जाके जो ट्रेनिंग होती है ना, उस तरह की मुझे ट्रेनिंग हुई थी। मैं जमीन पे सरटते गया था, ये छत पे चल के गया था, बहुत कोशिश किया, बहुत तकलीफ हुई थी उस दिन मुझे। आपकी उस हिम्मत को हम उसका सम्मान करते हैं कि आप उस दिन इतने गोलीबारी के बीच में अंदर आए। और सबसे ज्यादा तालियां मैं चाहती हूँ बजनी चाहिए मीना जी और योगिता जी के लिए। आप ये सोचिए कि 14 साल पहले जब इन्होंने तस्वीरें ली थी, ये उसके बाद से आज तक इस होटल के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाए। और ये दोनों लगातार उस अस्पताल में जाती हैं पिछले 14 साल से। हर साल 26/11 आती है, वो यादें सामने ताजा होती हैं, वही आंसू बार बार आते हैं, वही दहशत होती है, लेकिन फिर हिम्मत इकट्ठा करती हैं, फिर अगले दिन तैयार होती हैं, फिर जाती हैं। ये है मुंबई का जज्बा। उसके बीच में मैं एक जोक बोलना चाहूंगा कि जब मेरा ये सब असाइनमेंट हो गया, पिक्चर छपी, और एक दिन मेरा और अनकास्ट तड़कली बोला तो कांच ब्रेक हो गया, ऐसा एक आर्टिकल लिखा। मैं घर पे उस दिन 8 दिन हुआ था टेरर अटैक हो गया, मैं घर पे सोया था, तो बीबी ने सुबह पेपर देखा और पूरा आर्टिकल मेरे फोटो के साथ और वो जो अटैक के साथ सब फोटो खींचा। और मुझे, मैं सोया था, मुझे उठाया, मतलब क्या हो गया। उस दिन अटैक के दिन मैंने फोन किया था, आपने 5 बार कट कर दिया,
ये नहीं बताया कि आप ये करने गए थे। फिर बोला बहुत बड़ी ये लगा कि आए हो, हम लोग आपको जरूरत क्या था अंदर जाने का। नहीं बताना आप, ये जरूरत थी कि आज 14 साल बाद भी उन तस्वीरों को याद किया जा रहा है, वो इतिहास बन गई हैं। और मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, इन्होंने क्या किया, मैंने क्या किया, उससे ज्यादा ये है कि हम लोग उस टाइम पे 15 नर्सेस ड्यूटी पे थे रात में। हमारा एक भी पेशेंट, एक भी डॉक्टर, एक भी सर्वेंट, एक भी रिलेटिव, कोई मतलब कैजुअलिटी नहीं उस टाइम पे। ये हमारी सबसे बड़ी विक्टोरी थी उस टाइम। बहुत बड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए, और मैं चाहती हूँ इसी हिम्मत के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और कभी जाना मत छोड़िए। थैंक यू। बिल्कुल। मैं मीना जाधव और योगिता बांगड़ जी और बसंत प्रभु जी के सम्मान के लिए आशीष खरे जी, सोनल गुप्ता और सतीश शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आशीष खरे मुख्य महाप्रबंधक भारत प्रकाशन, सोनल गुप्ता महाप्रबंधक भारत प्रकाशन, सतीश शर्मा